अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम मीर अमन का नोट पढ़ने जा रहे हैं। उनके हालात ज़िंदगी के बारे में हमको जानेंगे, उनके अदबी खिदमात के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। मीर अमन फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में कलकत्ता में कायम किया गया। इस कॉलेज में काम करने वालों में सबसे मशहूर अदीब मीर अमन हैं। अफसोस कि इनके हालात बहुत कम मालूम हैं। इनका तखल्लुस लुत्फ़ था, लेकिन इस तखल्लुस को भी आज बहुत कम जानते हैं। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उस ज़माने में फोर्ट विलियम कॉलेज में मिर्ज़ा अली लुत्फ़ नामी शायर भी मौजूद थे और मीर अमन ने अपनी सबसे मशहूर किताब बागो बहार में अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया। मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे। जब दिल्ली में हालात ख़राब हुए तो वो कलकत्ता पहुँचे और वहीं रहने लगे। मीर बहादुर अली हुसैनी की तवसुत से वो फोर्ट विलियम कॉलेज पहुँचे और गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर उन्होंने फ़ारसी के मशहूर किस्सा चार दरवेश को उर्दू में लिखा और बागो बहार नाम रखा। बागो बहार फ़ौरन ही मकबूल हुआ और आज तक इसकी शहरत और मकबूलियत बरकरार है। तो ये था पहला पैराग्राफ। इसके बारे में मतलब मैं इसका बताती हूँ आपको। यहाँ पे ज़िक्र फोर्ट विलियम कॉलेज में आया है क्योंकि मीर अमन की पहचान ही फोर्ट विलियम कॉलेज की वजह से है। अब ये कॉलेज जो है इस को जो कायम किया गया वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कायम किया गया और तब के जो गवर्नर जनरल थे वो थे वेल्लेस्ली। उन्होंने ही ये मंसूबा जो है सामने रखा था। उन्होंने ये कॉलेज जो है इसको कायम करने के पीछे एक मकसद ज़ाहिर किया अपना कि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़ुबान सीखने है। तो इस ही वजह से इस कॉलेज को हमने कायम करना है। तो इस कॉलेज में बहुत सारे शोबे जो हैं मुकर्रर किए गए। इस तरह से वहाँ पे उर्दू जब तब तब उर्दू नाम नहीं था, हिंदुस्तानी ज़ुबान कहा जाता था इसको। हिंदुस्तानी ज़ुबान का जो शोबा मुंतखब किया गया, उसके लिए जॉन गिलक्रिस्ट को उर्दू शोबे यानी कि उर्दू डिपार्टमेंट का सदर मुंतखब किया गया, डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट को। उसकी वजह ये थी कि जो गिलक्रिस्ट थे वो ख़ुद उर्दू ज़ुबान जानते थे, हिंदुस्तानी ज़ुबान को जानते थे और उन्हें कई किताबें भी लिखी थी। लेकिन जब कॉलेज में पढ़ाने का काम शुरू हुआ तो उर्दू को जब देखा गया तो उर्दू में बहुत कम किताबें मौजूद थीं कॉलेज में। तो इस कमी को पूरा करने के लिए जॉन गिलक्रिस्ट ने इश्तिहार जारी किया। मुल्क भर से अहले कलम जो हैं, लिखने वाले मुसन्निफ़ीन को जमा कर दिया गया। उनमें बहुत सारे जो है मुसन्निफ़ शामिल थे, जिनमें मीर शेर अली अफ़सूस, मिर्ज़ा अली लुत्फ़, मीर बहादुर अली हुसैनी, मीर हैदर बख्श हैदरी, इनके अलावा मीर अमन भी इनका एक नाम आता है इसमें। तो मीर अमन जो है इस कॉलेज में तमाम मुसन्निफ़ीन जितने भी थे वहाँ पे, इन तमाम अदीबों में मीर अमन जो है मशहूर हो गए। लेकिन कहा जाता है कि मीर अमन के बारे में ज़्यादा जो है मालूमात हासिल नहीं हो पाई है क्योंकि फोर्ट विलियम में आने से पहले उनकी ज़िंदगी गुमनाम ज़िंदगी थी और ज़्यादा इसके बारे में मालूम लेकिन कुछ तहकीक से पता चला है कि 1748 ईस्वी में ये पैदा हुए हैं दिल्ली में और दिल्ली के ही रहने वाले थे ये। इनका तख़ल्लुस जो है पहले ये लुत्फ़ तख़ल्लुस जो है इख्तियार करते क्योंकि शायर भी थे, शायरी भी करते थे, तो तख़ल्लुस अपना लुत्फ़ लिखते थे। लेकिन इस तख़ल्लुस की वजह से इन्हें बहुत कम जानते हैं। उसकी वजह ये थी कि जब ये फोर्ट विलियम कॉलेज पहुँचे तो वहाँ एक पहले से ही मौजूद था एक मुसन्निफ़, एक शायर मिर्ज़ा अली लुत्फ़ नामी एक शायर था। तो इस वजह से इसने ये अपना लुत्फ़ तख़ल्लुस जो है इस्तेमाल नहीं किया आगे। मीर अमन जो है ये दिल्ली के ही रहने वाले थे और फिर ये अहमद शाह अब्दाली के हमले की वजह से जब दिल्ली उजड़ जाती है तो ये दिल्ली को छोड़ के पटना चले आते हैं। कुछ दिन वहाँ रुकते हैं, उसके बाद ये कलकत्ता आते हैं। कलकत्ता में बहुत दिन ये बेरोज़गारी में गुज़ारते हैं। आखिरकार मीर बहादुर अली हुसैनी जो हैं उनकी उनकी मदद से उनके ज़रिए फोर्ट विलियम कॉलेज तक रसाई होती है इनकी और ये मुंशी की हैसियत से इनका तकर्रुर हो गया वहाँ पे। अब जो है
इनको एक काम सौंपा। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट जो कि उर्दू शोबा के सदर थे, उन्होंने इन्हें कहा कि आपको किस्से चार दरवेश का तर्जुमा जो है वो ठेठ हिंदुस्तानी गुफ्तगू में करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस तरीके से तर्जुमा करना है जिस तरह से हिंदुस्तान में मुसलमान, हिंदू या औरत मर्द या लड़के आपस में आम बोलचाल जैसी इनकी है, इसी तरीके से इन्हीं की बातों में आपने इस किस्सा चार दरवेश का तर्जुमा करना है। तो उन्होंने उनकी फ़रमाइश पे ये जो है किस्से चार दरवेश जो कि अमीर खसरो की दास्तान की किताब है, उन्होंने इसको जो है तर्जुमा किया और इसका नाम उन्होंने बागो बहार रखा। बागो बहार 1801 ईस्वी में लिखना शुरू किया और 2 के करीब 1802 के करीब इसने मुकम्मल किया। इसकी जो है शोहरत बहुत ज़्यादा हुई। इसमें मीरामन ने आसान बोलचाल की ज़बान जो है इस्तेमाल की और बागो बहार को जब इंसान पढ़ते थे, जब जब पढ़ा जाता है बागो बहार को, तो ये महसूस ही नहीं होता कि ये उसने तर्जुमा किया है, बल्कि ये उनकी तबज़्ज़ात तसनीफ़ जो है कि लगती है। तो ये था इनकी ज़िंदगी के बारे में सरसरी जायज़ा। और अब हम जो है ये पढ़ने जा हम इनके अदबी ख़िदमात के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि अदबी ख़िदमात। मैं यहाँ पे बागो बहार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें जो 5 किस्से पेश हुए हैं, क्योंकि 5 किस्से ये पेश करता है बागो बहार में, तो इसमें 5 किस्सों में वो आसान और दिलनशीन ज़ुबान में हैं। इन किस्सों में अखलाकी रंग भी है और हुस्न इश्क की दास्तान भी है, लेकिन ये सब खूबियाँ उसी वक्त काबिल ज़िक्र होती हैं जब किस्से की ज़ुबान में सफाई और ज़ोर हो। मीर अमन की ज़बान इतनी सादा नहीं है जितनी बज़ाहिर मालूम होती है, लेकिन इसमें खामख़ा की रंगीनी और पेचीदगी भी नहीं। इनके पास अरबी, फ़ारसी और देसी हर तरह के अल्फाज का ज़ख़ीरा है और इसे बड़ी खुश असलूबी से इस्तेमाल करते हैं। मीर अमन को महाकात और जज़ियात निगारी पर कमाल का अबूर हासिल था। सेठ चौथे दरवेश की का जो हिस्सा यहाँ पेश किया जा रहा है, इसमें मीर अमन के असलूब की बेशतर खूबियाँ नज़र आती हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि बागो बहार की सबसे बड़ी खूबी अगर देखा जाए तो इसमें 5 किस्से बयान किए गए हैं। अ, इसमें 5 किस्से जो होते हैं, एक आज़ाद वक्त होता है और 4 दरवेश होते हैं। तो ये 5 किस्से इसने इसमें बयान किए हैं, वो आसान और दिलनशीन ज़बान में हैं। यानी कि ऐसी ज़बान का इस्तेमाल किया है जो तब के लोग हिंदुस्तान में बोलते थे। और मीर अमन के पास तो अल्फाज़ों का ख़ज़ाना था, वो तो जानते थे, लेकिन इन किस्सों में अखलाकी रंग भी है। वो जानते थे कि मुझे कैसे बात करनी है और हुस्न इश्क की दास्तान भी है। लेकिन ये सब खूबियाँ उस वक्त काबिल ज़िक्र होती हैं जब किस्से की ज़ुबान में सफाई और ज़ोर हो, क्योंकि उनकी ज़बान में ऐसा असर था, वो जो लिखते थे तो वो जानते थे कि मैंने बात को कैसे सामने लाना है और कैसे इसको साफ़ और सलीस ज़बान में इसको बयान करना है। मीर अमन फ़ारसी भी जानते थे, लेकिन इस तर्जुमे में उन्होंने फ़ारसी और अरबी के अल्फाज को बहुत कम मतलब ना के बराबर उन्होंने इस्तेमाल किया है और उन्होंने ज़्यादातर हिंदी अल्फाजों का इस्तेमाल किया है इस तर्जुमे में। मीर अमन की ज़बान इतनी सादा नहीं है जितनी बज़ाहिर लेकिन उन्होंने मेहनत की है इसमें। वो खुद इतनी साफ़ हिंदुस्तानी ज़बान नहीं बोलते थे, लेकिन उनके पास इल्म था, उसकी वजह से उन्होंने सफ़ाई का मुज़ाहरा किया इसको तर्जुमा करते वक़्त। इसमें उनके पास अरबी, फ़ारसी और देसी हर तरह के अल्फाज का ज़ख़ीरा था, लेकिन इसे बड़ी खुश असलूबी से उन्होंने इस्तेमाल किया है। मीर अमन को क्योंकि मुहक़्क़ात यानी कि हिकायत, कहानी, किस्सा कैसे कहना है उसको पता था और जज़ियात निगारी पर भी उनको अबूर हासिल था। जज़ियात निगारी का मतलब होता है कि छोटी-छोटी बातों को भी किस्से में बयान करना और बड़े ही खुश असलूबी से लिखना, इस तमाम चीज़ों पे उन्हें अबूर हासिल था। अब जो हम यहाँ पे मीर अमन की दास्तान जो है तर्जुमा बागो बहार
جو انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے، تو اس کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے اردو میں جو آپ کے یہاں پہ نصاب میں شامل ہے وہ چوتھے درویش کا قصہ بیان کیا ہے، تو اس میں میر امن کے اسلوب کی بیشتر خوبیاں ہمیں نظر آئیں گی، تو ہم جب ان کو دیکھیں گے، پڑھیں گے اس کو، تو ہمیں اس وقت سمجھ میں آئے گا۔ میر امن نے اس کے علاوہ اور ایک کتاب جو ہے فورٹ ولیم کالج میں اس کا ترجمہ کیا، اخلاق محسنی، جو کہ وائز کاشفی کی کتاب تھی فارسی کی، تو اس کا انہوں نے ترجمہ کیا، اس کا نام گنج خوبی کے نام سے اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ زیادہ یہ اتنی مقبول نہیں ہوئی جتنی مقبول باغ و بہار ہوئی ہے، تو میر امن کا نام ہی اردو میں باغ و بہار کی وجہ سے ہے۔ میر امن اردو ادب میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ جدید اردو نثر کے بانی ہیں یہ، اور انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اردو ادب میں۔ یہ ان کے بارے میں سرسری جائزہ تھا، ان کی زندگی کے بارے میں اتنی معلومات حاصل ہو نہیں سکی ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ یہ ان کا پورا نام جو تھا میر امان تھا، اور یہ پہلے لطف تخلص استعمال کرتے تھے، لیکن جب پھر یہ فورٹ ولیم میں آئے اور انہوں نے وہاں پہ مرزا علی لطف کا نام سنا، تو انہوں نے پھر یہ تخلص استعمال کرنا چھوڑ دیا اور امن لکھنا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے جو ہے کہ باغ و بہار میں انہوں نے اس خوبی اور اس طریقے سے اس نے اس کا ترجمہ کیا کہ یہ ان کی طبع ذات تصنیف جو ہے کہ لگتی ہے۔ باغ و بہار کی اس خوبی کا اعتراف سر سید احمد خان نے بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے۔ تو یہ تھا آج کا موضوع۔ آج کا لیکچر ہم نے میر امن کے حالات زندگی اور ان کے ادبی خدمات کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی۔ امید ہے کہ آپ نے اچھے سے سمجھا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔